कि अब जमकर तबाही मचा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक इस बीमारी की वजह से करीब 5,424 केस दर्ज किए जा चुके हैं। ब्लैक फंगस के इन मामलों ने अब सरकार की भी चिंता बढ़ाई है। आंध्र प्रदेश में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज इस वक्त, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1,188 मरीज, राजस्थान में तो ब्लैक फंगस दहशत बन चुका है, यहां अब तक के 700 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक के 339 मरीज सामने आए। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़े और 663 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तक पश्चिम बंगाल में भी इसका असर नहीं था, लेकिन अब ब्लैक फंगस पश्चिम बंगाल में दस्तक दे चुका है। दिल्ली के एलएनजेपी में कल ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती हुए हैं। जीटीबी अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के 41 मरीज आए हैं। Know that there has been a recent rise in the number of cases of mucormycosis in many states, and we have taken note of this, and many actions have been taken for advice with the advice of the relevant experts. अब सबसे खास बात यह है कि कई राज्यों ने इसे महामारी तक घोषित कर दिया है। एहतियात बरती जा रही है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ। क्या ताजा हाल है? मनोज शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं। मनोज, ब्लैक फंगस की दहशत लोगों में अब खासी देखी जा रही है। किस तरह का आश्वासन सरकार की ओर से मिल रहा है कि यह डर लोगों में कम हो? सरकार की तरफ से मतलब आश्वासन के नाम पर क्या होता है, प्रशांत की सरकार ने बोल दिया कि ये महामारी है। सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया, 2-3 दिन हो गए इसके पहले। लेकिन महामारी घोषित करने से क्या होता है, सबसे बड़ा लोगों के सामने तकलीफ है एम्फो जो टेरेसिन नाम का इंजेक्शन है, एम्फोटेरेसिन बी। उस इंजेक्शन की लंबी लंबी कतारें हैं भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में। इंजेक्शन मरीज को नहीं मिल रहा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सारे मरीज इससे परेशान हैं। आंकड़ा 1,000 को क्रॉस कर चुका है। और एक बात मगर मध्य प्रदेश में अच्छी हुई है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मुहिम शुरू की है नेजल एंडोस्कोपी की, यानी जल्दी से उसका डिटेक्शन हो जाए, क्योंकि एक बार ब्लैक फंगस फैल गई तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जल्दी पकड़ने के लिए कि आप वो पोस्ट कोविड बीमारी है कोरोना के पेशेंट में, अगर उसको इस तरह की कोई भी चीज़ महसूस होती है, कोई भी सिम्टम आता है, और अगर वो जल्दी से जल्दी नेजल एंडोस्कोपी कराता है, जिसे सरकार अब मिशन मोड में कर रही है, तो अगर पहले पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज जो जैसे कहते हैं कि अगर नेजल में आपने नाक में पकड़ लिया तो ब्रेन तक ट्रैवल नहीं करेगा, आपके जबड़े तक ट्रैवल नहीं करेगा। ये तमाम चीज़ों के लिए नेजल एंडोस्कोपी प्रशांत कर रहे हैं और उसके नतीजे सरकार कह रही है कि उन्हें अच्छे मिल रहे हैं। और जैसे एक अभी डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी कि जिन मरीजों में ये पता चल गया और पहले उनका इलाज कर दिया, तो उनको जो फाइनल स्टेज होती है उसकी ब्लैक फंगस की, उतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह के एहतियाती कदम उठाने की जरूरत भी है। लेकिन इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सेंटर्स बनाए हैं, लेकिन दवा की कमी लगातार बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अचानक मरीजों में केस बढ़ने की वजह से दवा की किल्लत हो रही है और केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार मदद मिल रही है। ब्लैक फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, एलएनजेपी के अंदर, जीटीबी के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें? वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें? दिल्ली में मौजूद हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अलग से सेंटर बनाए ब्लैक फंगस से निपटने के लिए, केंद्र सरकार से मदद भी मिल रही है, लेकिन क्या और जरूरत महसूस की जा रही है? देखिए, दिल्ली में जो जानकारी है वो करीब 500 के लगभग ब्लैक फंगस के मामले हैं, और जो सबसे ज़रूरी है इसमें वो इसका इलाज है, जिसमें इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी बता रहे थे कि 4 से 5 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसे में 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए होते हैं, तो उसकी कमी है। तो सबसे ज़रूरत यही है कि इलाज को गति देने के लिए जो इंजेक्शन है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। दिल्ली में 3 जो सेंटर्स बनाए गए हैं, उसमें से 2 में मरीजों का इलाज शुरू हो चुका है। एलएनजेपी हॉस्पिटल, जिसमें 41 मरीज हैं, अभी थोड़ी देर पहले का ये डाटा मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जीटीबी हॉस्पिटल में भी 41 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। तो ऐसे में जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं, उनकी जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। सरकार लगातार नजर बनाए हुए, लेकिन जो सबसे जरूरत है वो है ये कि जो इलाज है
वो मिलता रहे, जो इंजेक्शन है उसकी कमी ना हो। जी बिल्कुल, और ये बात लगातार कही भी जा रही है। लेकिन सिर्फ ये दिल्ली का आलम नहीं, बल्कि राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके बाद राजस्थान सरकार ने पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की जांच के लिए घर घर टीम भेजने का फैसला किया है, जिससे मरीजों की पहचान हो सके और वक्त पर ही उनका इलाज किया जा सके। फंगस के 700 से ज्यादा मरीज अब तक राजस्थान में सामने आ चुके हैं, जिनमें 50 मरीजों की जान बचाने के लिए उनकी आंख तक निकालनी पड़ी। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा मरीजों के जबड़े भी राजस्थान में निकालने पड़े। राजस्थान में कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस तेजी से अपने पांव पसार रहा है, और इसे देखते हुए राजस्थान सरकार की तरफ से इसे काबू करने के लिए एक महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू किया है। मतलब ये कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर के ब्लैक फंगस के मरीजों की पहचान करेंगी और जिन लोगों में इसके लक्षण दिखाई देंगे उनका तुरंत इलाज करवाया जाएगा। 700 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केस आ चुके हैं, लेकिन उससे बड़ी चिंता ये है कि ये जो अस्पतालों में आए हैं उसकी संख्या है इससे ज़्यादा और कितने, इसका अब घर घर जाकर जो पिछले 35 दिन में कोरोना पॉजिटिव आए उनके घर घर जाया जा रहा, घर घर में जाकर ये पूछा जा रहा है कि ब्लैक फंगस के लक्षण तो नहीं है, पॉजिटिव से जो रिकवर हो चुके हैं उनको। और एक एक से आप देखिए कि पूरी टीम है, यहाँ पर जयपुर के CMH ऑफिस की टीम है और या हेल्थ की टीम पूरा रिकॉर्ड, पूरी डिटेल ले रही है, एक एक घर से पूछ रही है। क्या क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, हम घर घर विजिट कर रहे हैं। घर घर में ये पूछ रहे हैं कि मुखिया से जो भी घर का आता है उनसे पूछते भाई आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं, कोई पॉजिटिव तो नहीं है, किसी को ब्लैक फंगस की इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन चीज़ों से घर घर में सर्वे करके सभी की जानकारी ले रहे हैं। एक एक परिवार को पूछा जा रहा है। ये पूछना इसलिए ज़रूरी है कि चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि ब्लैक फंगस के केसेस अगर पहले से आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इलाज करना आसान होता है, और जब अस्पताल पहुंच जाते हैं तो मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार की पूरी चिंता ब्लैक फंगस को लेकर है, इसलिए पूरे राजस्थान के अंदर इस वक्त सर्वे कराया जा रहा है। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य जहां ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दिए हैं। वहां अब तक इस नई बीमारी के 1188 मरीज सामने आ चुके हैं। 90 मरीजों की तो ब्लैक फंगस की वजह से मौत भी हो चुकी है। नागपुर में ही पिछले 24 घंटे में इस बीमारी के 24 नए मामले सामने आए हैं। 3 मरीजों की नागपुर में ब्लैक फंगस से मौत हुई है। नागपुर में इस बीमारी के अब तक के 964 केस मिल चुके हैं और 49 लोग नागपुर में अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। कोरोना के महासंकट में ब्लैक फंगस का कहर अब और ज्यादा फैलाने लगा है। देश के करीब 18 ऐसे राज्य हैं जिन पर ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है, और इसकी वजह से इस बीमारी को वहां महामारी तक घोषित कर दिया गया है। जबकि दूसरे राज्यों में भी ब्लैक फंगस के नए मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में ही 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 24 नए मरीज सामने आए हैं। 3 मरीजों की 24 घंटे में ब्लैक फंगस से नागपुर में मौत भी हुई है। ब्लैक फंगस का बढ़ा कहर, राजस्थान में मरीजों की पहचान तेज। 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5424 मरीज। कोरोना काल का कोहराम अभी थमा भी नहीं था कि ब्लैक फंगस ने अब नाक में दम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले, जिन्हें आगरा के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि लखनऊ में 200 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड में ऐसी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ज़्यादातर डायबिटीज़ लोग जिन लोगों को होती है, या उनको कुछ लोगों को कॉर्टिसोन चला होता है ज़्यादा दिन तक, तो उससे भी और इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस होता है। प्राइवेट नर्सिंग होम में या उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग भर्ती हैं, उनके लिए कहा गया है कि जो कमिश्नर, AD और एक विशेषज्ञ की जो है वो टीम बना के, तो उसमें यह कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो दिया जाएगा और देने के बाद में जो चीज़
अगर उसकी डायग्नोसिस वगैरह म्यूकोरमाइकोसिस की है तो उनको दवा जो है वो रेड क्रॉस के द्वारा जो उचित दामों पे मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के अकेले एलएनजेपी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 15 नए मरीजों को भर्ती किया गया है, जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या 36 हो गई, जबकि जीटीबी अस्पताल में कुल 41 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर किस कदर तेजी से फैल रहा है। सोमवार सुबह तक 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5,424 मामले दर्ज किए गए। गुजरात में ब्लैक फंगस के अब तक 2,165 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में 1,188 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। यूपी में 663, हरियाणा में 421, बिहार में 227, एमपी में 519, तो वहीं आंध्र में अब तक ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके मरीज 2,498 हो चुके हैं। वैसे तो जो म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के केसेस कोविड से शुरू होने से भी पहले हम लोग देखते थे, पर साल में काफ़ी कम केसेस पीजीआई में आते थे। अभी इसके केसेस इतने बढ़ गए हैं कि अभी हमारे पास पीजीआई में 35 केसेस है, जिसमें से 24 केसेस हमारे कोविड पॉजिटिव है और 11 केसेस कोविड नेगेटिव है। और इसको हमें मैनेज करना एक काफ़ी बड़ा काम है। जिस रफ्तार से ब्लैक फंगस राज्यों में अपना शिकंजा कस रहा है, उससे इस बीमारी की दहशत भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि देश के 14 राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करना पड़ा। इन राज्यों में हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, बिहार। हालांकि जिन राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित नहीं किया है, उन राज्यों में भी इसके मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। तो वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां ब्लैक फंगस दस्तक देने लगा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 50 साल की एक महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने के बाद उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वहां अधिकारी मुस्तैद हो गए और ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारियां तेज हो गई। उधर ब्लैक फंगस महामारी से जूझ रहे राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी 70 साल की महिला की मौत हो गई, जिसके बाद राजस्थान सरकार एक्शन मोड में आ गई और पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों के घर घर जाकर ब्लैक फंगस के लक्षणों की पहचान करने का फैसला लिया गया। साथ ही 25 अस्पतालों को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अनुमति दे दी गई है। ब्लैक फंगस की दहशत के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती और न ही हवा से फैलती है, लेकिन जिन जगहों पर मिट्टी और गंदगी होती है वहाँ इसके फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसे में कोरोना से ठीक हुए मरीजों को खास तौर पर सफाई और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, जिससे इसके खतरे को कम किया जा सकता है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां करीब 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। साथ ही साथ आतंकियों से जुड़ा एक शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। 8 किलो ड्रग्स यहां बरामद कर ली गई है और पूछताछ अब इससे की जा रही है। 8 किलो की ड्रग्स, 50 करोड़ रुपए की ये ड्रग्स बताई जा रही है। आतंकियों से जुड़ा एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 50 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप बरामद की है। दरअसल रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, क्या और पता चल पाया है? क्या ये भी टेररिज्म से ही जुड़ा कुछ और कनेक्शन हो सकता है? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी एसएसपी ने और कुपवाड़ा में उन्होंने यही बताया कि कल उन्होंने कार्रवाई की थी, उन्हें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ड्रग्स आ रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से, और उसके बाद वहां पे जो है कॉर्डन लगाया गया। आर्मी और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन था ये दोनों का, और उसमें करीब 8 केजी जो है हेरोइन बरामद किया गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में 50 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है, जो पुलिस का कहना है। और साथ ही एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया है, मुद्देसिर उसका नाम बताया जा रहा है, और पुलिस का कहना है कि वो जो है मिलिटेंट ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हैं, और साथ ही कुछ और लोगों की भी अब तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 और लोग जो हैं उनकी तलाश अब की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस ने बताया। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई पुलिस का कहना है कि ये है, और इससे जिस तरीके से ये सप्लाई किए जा रहे थे ड्रग्स, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक बड़ी कार्रवाई है। प्रशांत, और एक आतंकी गिरफ्तार भी कर लिया गया और इससे आगे की पूछताछ जारी है। लेकिन एक और बेहद अहम खबर इस वक्त की, और
वो ये कि जिस तरह से ये एक बड़ी कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं इस बीच हिसार में किसानों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। कोरोना के खतरे के बीच हरियाणा के हिसार में हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। कमिश्नर के घेराव की कोशिश की जा रही है। इस प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की। आरोप है 16 मई को हिसार में मुख्यमंत्री दौरे पर थे। इस दौरान किसानों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई थी। कई लोग इसमें घायल हुए थे और 350 ऐसे प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किया गया था। किसानों का आरोप है कि आईजी के साथ हुई बैठक में किसानों के खिलाफ केस दर्ज न करने की बात कही गई थी। इसके बावजूद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इससे किसानों गुस्से में आए और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज हिसार में राकेश टिकैत की अगुवाई में आंदोलन किया जा रहा है। संदीप सैनी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, ये जो तमाम गफलत है, कहा जा रहा है कि प्रशासन ने इनसे बातचीत करने की भी कोशिश की थी, बातचीत नहीं हो पाई। पहले मामला दर्ज नहीं करने का आश्वासन मिला था, फिर मामला दर्ज कर लिया गया। क्या ताजा स्थिति है सरकार की ओर से जो बताई जा रही है वो, और किसान क्या दावा कर रहे हैं? जी, अभी जो स्थिति है वो प्रशासन और जो किसान नेता है उनके बीच बातचीत चल रही है। कुछ देर पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस आया था उनके पास और उसके बाद इन्होंने 21 सदस्यीय कमेटी गठित की है और प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत जारी है। जो ये पूरी घटना है 16 तारीख की घटना है, जब हरियाणा के सीएम हिसार पहुंचे थे और उसके बाद जब किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि कोई भी अगर बीजेपी और जेजेपी का नेता अगर कहीं भी आता है तो उनका विरोध किया जाएगा। इसी को लेकर वो विरोध के लिए जा रहे थे जब और किसान और पुलिस कर्मचारियों के बीच टकराव हो गया था, लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने किसानों के ऊपर मामले दर्ज कर लिए थे। उसको लेकर ये ऐलान किया हुआ था किसान संगठनों द्वारा कि आज 24 तारीख को हिसार के कमिश्नर का घेराव किया जाएगा। उसी के तहत आज ये इकट्ठा हुए थे क्रांतिमान पार्क में। ये क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा तो हुए थे संदीप, लेकिन क्या अब इनका काफिला वाकई आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? जी, अभी ये जो इकट्ठा है सिर्फ क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा है और उसके बीच में प्रशासन ने इनको बातचीत, लेकिन ये प्रदर्शन कोरोना को आमंत्रण भी हो सकता है, ये बात सभी को समझनी भी होगी। कोरोना के खतरे के बीच किसानों का आंदोलन एक बार फिर सवालों के घेरे में इसीलिए भी इस वक्त जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश के प्रमुख 12 विपक्षी दलों ने किसानों के इस फैसले का समर्थन भी किया है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठन पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। जिन पार्टियों ने किसानों का विरोध दिवस का समर्थन किया है उनमें कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना और आरजेडी समेत कुल 12 विपक्षी पार्टियां शामिल है। इसमें सबसे पहले 12 मई को विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा और कृषि सुधार कानूनों को फिर एक बार वापस लेने की भी मांग की थी। सभी जो दूसरी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है, पूरे देश को खुलकर आना चाहिए किसानों के साथ, क्योंकि किसानों की बात सरकार मान नहीं रही। 6 महीने होने को जा रहे हैं, 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे और 6 महीने ही नहीं, केवल सरकार के 7 साल हो जाएंगे और सरकार ने 7 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया, सभी काले ही काम किए हैं। इसीलिए काला दिवस के नाम पे इसको मनाया जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि 26 मई को विरोध दिवस मनाने से पहले ही किसान नेताओं में मतभेद भी सामने आ गया है। कुछ दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और फिर से बातचीत करने की अपील की है सरकार से, लेकिन कमेटी में शामिल बाकी किसान नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की। इन नेताओं का आरोप यह है कि इस मामले में उनसे कोई राय नहीं ली गई, तो कुछ किसान नेता अलग से पत्र प्रधानमंत्री को कैसे लिख सकते हैं? कांग्रेस नेता जयवीर सेलगिल ने केंद्र सरकार से किसानों की समस्या जल्द हल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसानों का जीवन अधिकार की सुरक्षा करना,
स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा करना केंद्रीय सरकार की सीधी साधी जिम्मेदारी है। भाजपा केंद्रीय सरकार इधर उधर की बातें ना करके, बहानेबाजी ना करके, आरोपबाजी ना करके किसानों की समस्या को समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द जो 3 काले कानून हैं उनको वापस ले ले। और अगर कल किसान धरना दे रहे हैं तो भाजपा केंद्रीय सरकार को चाहिए कि धरना प्रोटेस्ट साइड पे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि जहां उन विपक्षी दलों में कांग्रेस भी शामिल है जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, किसानों के समर्थन की बात कही है, अब उसी कांग्रेस पार्टी में मतभेद दिखाई दे रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर आपत्ति जताई, किसानों से अपना फैसला रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों का यह विरोध प्रदर्शन कोरोना को फैलने का कारण बन सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन कर रही है, इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन कर रही है। ऐसे में उनसे अपील अमरिंदर सिंह ने की कि 26 मई को विरोध दिवस मनाने के फैसले को फिलहाल किसान टाल दें। सरकार बड़ी चिंतित है किसानों के लिए। हम भी किसान हैं, मैं भी खुद किसान हूँ, मैं खुद आज भी खेती करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ उनका जायज़ है जो वो बोल रहे हैं, लेकिन आज ये लाइफ रहेगी तभी सब लोग हम वो आगे ज़िंदगी चलाएंगे। अगर लाइफ ना रही तो हमारा कोई, देखो अब जो यंग जनरेशन है उसमें भी काफ़ी सारी मौतें होनी शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ा एक चिंता का विषय है। तो इसलिए हमारे सीएम साहब तो उनको रिक्वेस्ट की है, जो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते वो तो उनकी मर्जी है। पंजाब की ही कांग्रेस सरकार के ये मंत्री हैं जो किसानों से कह रहे हैं कि ये आंदोलन ना करें, जबकि कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने की बात कर रही है, समर्थन करने की बात कर रही है। तो साथ ही कुछ और राजनीतिक दल भी, शिवसेना भी उन्हीं में से एक, शिवसेना ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। पार्टी के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देने का सीधा आरोप लगाया। इस समय हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 26 मई को जो किसान आंदोलन की जो पूरे उसमें 12 पार्टी सपोर्ट किए हैं, आप लोग ने भी सपोर्ट किया है? डेफिनेटली हमने सपोर्ट किया है। जो मेमोरेंडम बनाया है सब पार्टी की तरफ से, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने भी सिग्नेचर किया है। कल ही दिल्ली से मुझे वेणुगोपाल जी का फ़ोन आया था, बाद में सोनिया गांधी जी ने खुद उद्धव जी से बातचीत की है और इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी। सर, लेकिन जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जिस तरीके से पार्टी सपोर्ट कर रही है किसान आंदोलन को, इतने महीनों से लोग भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इन लोगों को सपोर्ट करना, भीड़ में सपोर्ट करना सही है? ये भीड़ तो, जो भीड़ वहाँ बैठी है 6-7 महीने से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं उसमें से जायज़ मांगे हैं, उनके बारे में सरकार ने पॉजिटिवली विचार करना चाहिए। 6-7 महीने से किसान हज़ारों की संख्या में वहाँ बैठे और सरकार उनकी तरफ देखने को तैयार है। उसके लिए देखो, आप किसानों से इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। इस कोरोना से कहर के बीच किसान आंदोलन करें या ना करें, इसके लिए सिर्फ कांग्रेस में ही गफलत नहीं है, बल्कि एनडीए के भीतर भी कुछ ऐसा ही उदाहरण सामने आ गया। विपक्षी दलों के साथ अब बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच कुंभ और कई राज्यों के चुनाव कराए गए, ऐसे में किसानों के धरने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? विपक्षी दलों ने किसानों के देशव्यापी विरोध दिवस का समर्थन किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं। त्यागी जी, विपक्षी पार्टियां बार बार ये सवाल उठा रही थी कि कोरोना काल में कुंभ का आयोजन क्यों किया गया, चुनाव का आयोजन क्यों किया गया, लेकिन अब जो है किसानों के विरोध दिवस को पार्टियों ने समर्थन किया है। हम किसानों के उत्पीड़न, शोषण को लेकर के पहले से ही सवाल उठाते रहे। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल और बाद में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की समस्याओं को लेकर के निरंतर संघर्षरत रहे। किसी से छिपा नहीं है कि रूरल डिस्ट्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, गांव से पलायन जारी है। लगभग 80% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं।
लाखों की तादाद में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। लिहाजा किसानों के द्वारा उठाए गए सवालों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 10-11 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन बेनतीजा रही। मैं सरकार से भी और किसान संगठनों से भी अपील करना चाहता हूं कि जहां वार्ता की कड़ी टूट गई थी वहीं से पुनः वार्ता करनी चाहिए। तो उधर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष के नेताओं पर किसान आंदोलन के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी नेताओं को किसानों के साथ आंदोलन में बैठने की भी चुनौती दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी हैं। मैम, विपक्षी पार्टियों ने किसान के देशव्यापी विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है, आपकी पार्टी कैसे देख रही है, सरकार कैसे देख रही है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जितने भाई बहन, मुझे मालूम है किसान नहीं हैं, लेकिन इस देश के नागरिक हैं और उनके प्रति हम लोगों का स्नेह भी बराबर से है। इन लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा उनसे आग्रह है, क्योंकि ये सब लोग ऐसे झूठे और इस राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं कि आपके परिवारों में और आपके बीच में जान माल की क्षति होगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चा का है, विपक्षी पार्टियों ने उनको अपना समर्थन दिया। मेरा बहुत छोटा सा विनती है कि दिल्ली खुद कंटामिनेशन जोन है और दिल्ली के अंदर लोगों की बहुत संख्या में मृत्यु हो रही है और यहाँ चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। और जो लोग समर्थन दे रहे हैं ना, वो खाली कागजी समर्थन ना दें, वो उन किसानों के बीच में जाके मास्क बिना पहने वहाँ बैठे, तब मुझे समझ आएगा कि समर्थन किस बात का दिया जा रहा है। आपको ये समझना होगा कि जो मृत्यु हो रही है वो उनके परिवारों में हो रही है। ये लोग अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो नुकसान है वो बाकियों का। तो नुकसान तुम्हारा, राजनीतिक रोटियां मेरी, ये हालत है। तो ऐसे लोगों की बात में बिल्कुल ना आए। इस किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री वीपी सिंह ने भी विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया है। उन्होंने किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए बातचीत के जरिए ही इसका हल निकालने की अपील की। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गांव-गांव तक ये गाड़ी, इसके पीछे कुछ स्टडी की है कि क्या इफेक्टिव है कोरोना प्रभावित इलाकों में? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, जब हम सैनिटाइज करते हैं तो सब तरह के कीटाणुओं के ऊपर उसका असर होता है। टाइफाइड हो, दूसरा संक्रमण हो, साफ सफाई हो, ब्लैक फंगस हो, इन सब के लिए जब तक आप साफ सफाई नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं करेंगे, सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, तो आपको खतरा है। अब सब चीज़ें चल रही हैं। अब आप ही लोगों ने निकाला है कि अब ब्लैक फंगस का ज़्यादा वो हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसके होने से पहले या तीसरी वेव के आने से पहले एक बार सब जगह, सब गाँवों के अंदर एक बार सैनिटाइजेशन हो जाए। थोड़ा सा लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। जब मनोबल बढ़ता है तो वो भी काम करने के लिए आगे आते हैं। सर, किस तरीके से, कितने दिनों तक ये पूरी ड्राइव उत्तर प्रदेश में चलेगी और संक्रमण से लड़ने में किस हद तक मदद मिलेगी? देखिए, संक्रमण से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। अब हमारे यहाँ जैसे 161 गांव हैं, तो 161 गांव में से आज 8 या 9 गांव ये लोग करेंगे और उसके बाद इसी तरह से चलते रहेंगे। गांव के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड है। अगर गांव बड़ा है तो उसमें उतना टाइम लगेगा, तो वो स्टडी करके पहले जो ज़्यादा प्रभावित गांव है उसके अंदर जा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ये कह रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अब संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध दिवस मनाने के फैसले का समर्थन कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से अब किसानों से बातचीत बहाल करने और उनकी मांगे स्वीकार करने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देश भर में एक दिन का 26 मई को प्रोटेस्ट करने का एक ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, संयुक्त किसान मोर्चा की इस अपील का पुरजोर समर्थन करते हैं और आम आदमी पार्टी इस एक दिन के नेशन वाइड प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगी।
उधर समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की केंद्र से मांग की। देश के हित में अभी क्या है, किसानों के हित में, किसानों के हित में है कि आप एक कानून जो आपने बनाया था वापस ले लीजिए। लगातार किसानों की मौतें हुई है धरने में, तो किसान जिनकी मौतें हो रही वो अपने ही लोग तो हैं, अपने ही तो हिंदुस्तानी हैं। कभी किसान धरना से किसानों की मौतें होती हैं, कभी कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को ये कानून तुरंत वापस ले लेना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिले। और अब बात कोरोना काल में बेगुनाह लोगों पर हेकड़ी दिखाने वाले अफसरों की। कोरोना काल में अफसरों और पुलिस वालों की हेकड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही है और इसी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पहली तस्वीर तो है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां डीएम ने बीच सड़क पर एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। घटना 22 मई की है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर की, जहां एडीएम ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जूते की दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को चांटा जड़ दिया। यह भी घटना 22 मई की है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है। यहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान 2 पुलिस वालों ने सब्जी बेचने वाले की पिटाई कर दी। सीसीटीवी वीडियो में 21 मई का यह मामला दर्ज भी हुआ है। मध्य प्रदेश के एक अफसर की हेकड़ी की बात करें तो कोरोना काल के दौरान लगातार अफसरों की हेकड़ी की जो खबरें सामने आ रही है उसी से जुड़ी ये खबर। पहली छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक लड़का जहां कलेक्टर के गुस्से का शिकार हो गया, और अब मध्य प्रदेश के शाजापुर में अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये घटना 22 मई की है। लड़के को थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंजूषा विक्रांत राय ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जूते की दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को थप्पड़ मार दिया और ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। पढ़ा के घर आ रहा था तो जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा वैसे ही कुछ पुलिस वाले आते हैं और मेरी शटर पूरी डाउन होने के बावजूद भी उसको खोलते हैं, और खोलने के बाद जो एडीएम मैडम है हमारी वो मुझे चाटा भी मारती है और एक पुलिस वाले ने मुझे लड़ भी मारा। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक मस्जिद के इमाम के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के लिए क्या हो रहा होगा। लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी को मारपीट करने या किसी इस तरह की चीजें नहीं हो, उनको समझाइश देके और पालन कराया जाए, ये निर्देशित किया गया। तो अभी घटना आई है, उसको जांच कराएंगे कि क्या है उसमें, है ना, ये क्यों हुआ है। इस तरह का जो कंप्लेंट है उससे जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक और घटना जो लगातार चर्चा का विषय बनी, न्यूज़ 18 ने इस पर दिखाया भी और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई भी की। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की यह घटना, डीएम एक लड़की की पिटाई करते हुए वीडियो में दिखाई दी। इसके अलावा 13 साल के एक बच्चे को भी डंडे से पिटवाने का आरोप उसी डीएम पर लगा, जिस बच्चे के पैर में गंभीर चोट आ गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वो बच्चा दवा लेने के लिए दुकान गया था और तभी डीएम की गाड़ी वहां आकर रुकी और फिर बच्चे के सामने ही पिटाई शुरू कर दी। बताया गया कि बच्चे के माँ बाप को कोरोना की वैक्सीन का दूसरा डोज लगा था और उनके लिए दर्द की दवा लेने ये गया। ये घटना भी उसी दिन की बताई जा रही है जिस दिन डीएम ने हेकड़ी दिखाते हुए एक लड़के को थप्पड़ मारा और उसका मोबाइल भी पटक कर तोड़ दिया था। इस मामले में बच्चे के पिता ने डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई नहीं। इतना ही नहीं, एनसीपीसीआर ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और डीएम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मैं मेडिकल स्टोर गया था तो वहाँ पर मैं मेडिकल लिया तो कलेक्टर अंकल साहब आ गए तो बोले कि क्या कर रहे हो। मैं बोला कि इस अंकल दवाई लेने आया हूँ। तो उतना ही मैं अपने गार्ड को बोले कि डंडा निकालो। डंडा निकालने के बाद एक डंडे यहाँ पर मारे ज़मीन पे, पैर पे। अभी दर्द दे रहा है, वो कट गया। और बेचारा दवाई लिया है और दवाई लेके निकला है दवाई स्टोर से और वो तुरंत गाड़ी आके रुका है। कलेक्टर साहब उतरे हैं, उतरने के बाद इसको रुकोए हैं, बुलाए हैं कि रुको इधर आओ। तो चला गया मेरा बेटा, तो बोलता है क्यों, क्या कर रहे हो। तो बोले दवाई लेने आया था अंकल, ये दवाई लेकर के जा रहा हूँ। जबकि उसको दवाई भी दिखाई कि दवाई लेकर जा रहा हूँ। तो बोले चलो इधर किनारे खड़ा हो, और डंडा गाड़ी से निकलवाए हैं गार्ड से और देख उसके पैर के नीचे मारे हैं, पूरा लाल हो गया उसका पैर, लंगड़ कर चल रहा है। मैं इलाज करवाना चाह रहा था लेकिन लॉकडाउन के चलते मैं नहीं निकला घर से कि आज कल नहीं जाऊँगा, मैं परसों सोमवार को एक्सरे करवाऊँगा।
उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस हिरासत में सब्जी बेचने वाले की मौत के मामले में अब एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 पुलिस वाले उस सब्जी बेचने वाले आदमी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में वो दोनों उसे बाइक पर बिठाकर अपने साथ भी ले गए। ये वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने थाने में उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में अब तक एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया गया है और 3 पुलिस वाले सस्पेंड हैं। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को अब सौंप दी गई है। कल ही एफआईआर पंजीकृत हुई थी और उसके आधार पे एक अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कर्मचारी थे उनको पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच को दी गई है। वो सारे साइंटिफिक एविडेंसेस जो साक्ष्य है, उपलब्ध साक्ष्य है, उनके आधार पर निष्पक्ष रूप से जो है इस प्रकरण में विवेचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें अब आखिरकार ये पूरे मसले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। लेकिन अब जबकि इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें यह दिखा कि सब्जी वाले को अपने साथ पुलिस वाले बिठाकर थाने ले जाते हैं और उस सब्जी वाले के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि थाने में ले जाकर जिस तरह से पिटाई की गई है, उससे उसकी मौत हुई है। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के बेलगावी से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक घोड़े के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। कोरोना के खतरे के बाद भी ये लोग बेफिक्र नजर आए और घोड़े के अंतिम संस्कार में ये सारे लोग जुटे। भीड़ में मौजूद लोगों में ना कोई कोरोना का खौफ दिखा और ना ही कोरोना नियमों का पालन करने की वो जरूरत महसूस करते दिखे। 2 गज की दूरी तो दूर की बात नजर आई, किसी ने मास्क तक लगाना यहां जरूरी नहीं समझा है। घोड़े को अंतिम विदाई देने के लिए ये लोग सामने आए, लेकिन ये हालात समझने को तैयार नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। कोरोना नियमों के उल्लंघन का एक और वीडियो गुजरात के पंचमहल से भी सामने आया, जहां एक शादी समारोह में शामिल लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। शादी में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, जमकर जश्न मनाते नजर आए। किसी को ना कोरोना का डर दिखाई दिया, ना ही कोरोना नियमों की ये परवाह करते दिखे। बारात में शामिल किसी भी शख्स ने मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझा था। आम दिनों की तरह आराम से ये शादी का जश्न मनाते नजर आए, नाचते गाते झूमते नजर आए। शादी के इस जश्न में 2 गज की दूरी बहुत दूर की बात। दूल्हे को कंधे पर उठाकर बाराती जमकर नाचे। वीडियो वायरल भी हुआ। इसके बाद पुलिस ने दूल्हे के परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की बात अब पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 पक्षों के बीच हुए पथराव का वीडियो वायरल हुआ है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी लोग सभी नियमों को तोड़कर सड़क पर उतरे और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच चुनावी रंजिश का विवाद था, जो इतना बढ़ा कि देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई और फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। बताया गया कि इस पथराव में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। दोनों पक्षों द्वारा शांति भंग करने की कोशिश की गई, जिसमें एक पक्ष की 2 महिलाएं तथा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के चोट लगी है, जिसका पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया है। शांति व्यवस्था की दृष्टि से एक पक्ष के 3 व्यक्ति तथा दूसरे पक्ष के 2 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है।